वेलकम टू ऑनलाइन एमईएस लेक्चर। आज के लेक्चर में जो हम सब देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है। अगर हम सिविल के रेस्पेक्ट में बात करें, सिविल इंजीनियर के लिए हो सकता है ये सब्जेक्ट आपका लास्ट सब्जेक्ट हो। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जनरली क्या होता है, जो सिविल के बच्चे होते हैं सबसे पहले उनका मोस्ट प्रेफरेबल टॉपिक क्या होता है, रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। और ये ओबियस होनी भी चाहिए क्योंकि आपने इसके पीछे क्या है, 4 साल अपने बीटेक या बी डिग्री में आपने लगाए हुए हैं, तो इंटरेस्ट क्यों ना हो। तो आप सबसे पहले वो टॉपिक प्रिपेयर करते हैं। बाद में अगर बात करें, मेजॉरिटी स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, किसको रेफर करते हैं, वो रेफर करते हैं क्या, अदर ब्रांचेस के सब्जेक्ट को। और अदर ब्रांचेस में बात करें तो सिविल का स्टूडेंट जो होता है उसको मैकेनिकल से भी टच होता है और मैथमेटिक्स से भी टच होता है। तो सेकंड डाउन पे अगर उनको कुछ स्टडी करना होता है तो या तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट को टच करते हैं और या तो मैथमेटिक्स को। और कहीं थर्ड लाइन में बच जाता है आपका क्या, कैसा सब्जेक्ट, जो कि होता है जिसका नाम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स या बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, ये सब्जेक्ट बच जाता है। तो आप इसको थर्ड राउंड में कभी कभी क्या करते हैं, कुछ हमारे बच्चे ऐसे होते हैं इस सब्जेक्ट को क्या कर सोचते हैं कि हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ते पढ़ते वो इतने लास्ट में इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं कि एग्जाम पहले हो जाता है और पेपर की प्रिपरेशन बाद में चली जाती है। और यही एक ब्लंडर मिस्टेक है जो आपको करना नहीं है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस सबसे स्मॉलेस्ट या वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सब्जेक्ट है, या बोल सकते हैं इसके पास एक 4 टॉपिक वाला सब्जेक्ट है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट को भी आपको मोस्ट प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट के लिस्ट में पहले इंक्लूड कर लेना है। आप इससे बिल्कुल मत घबराइए क्योंकि हमें पता है बेटे क्या होता है, जो चीजें आपको पता नहीं होती हैं वही चीजें सबसे कठिन लगती हैं। और भरोसा रखिए, आप क्या भरोसा रखना है आपको कि लेक्चर के बाद आपको यह सब्जेक्ट बहुत अधिक आने वाला है, सबसे ज्यादा आने वाला है, और आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम के जो भी क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन तो हम 100% आउट ऑफ आउट अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, कर सकते हैं, अगर आपने ध्यान से इसको देखा। तो सबसे पहले हम सब यहां पे क्या देखेंगे, 1 बाय 1 करके हम सब देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद कहीं पे हम देखेंगे कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ये सब बातें बात करेंगे। उसके अलावा जो आप ये कोर्स आप करने वाले हैं उसका फीचर क्या होगा, उसका एडवांटेज क्या होगा आपके लिए, वो सारे बातें भी हम करने वाले हैं। और लास्ट में बच्चे 2017, 18, 19 3 ही बार पेपर हुए हैं, उनके कुछ सैंपल क्वेश्चन भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देख के तो आपको डर लगता है, लेकिन आज का ये सेशन होने के बाद आप क्वेश्चन जो भी हम लेने वाले हैं कम से कम आप उसमें तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, सर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 100% एग्जाम में हम अटेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, तो लिस्ट आप शुरू करते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट। देखते हैं सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में देखते हैं। देखिए इसका सिलेबस कंपेयर टू ऑल अदर, हम इसको बोल सकते हैं क्या, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सब्जेक्ट मेंशन्ड इन एमईएस एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि इसके पास 4 टॉपिक्स हैं और वो भी डेप्थ में नहीं है। ध्यान रखिए, टॉपिक जो भी मेंशन किए हैं उसका डेप्थ नहीं है, बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है। देखिए कौन कौन से टॉपिक है। पहला डीसी सर्किट। बच्चे अगर बात करें डीसी सर्किट का, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, क्या आज विदाउट डीसी आप कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। चाहे आप मोबाइल यूज करें, चाहे लैपटॉप यूज करें, इस सब में कौन सी सर्किट बनी होती है? डीसी। इसका मतलब भले ही आप किसी भी ब्रांच के हो, स्पेशली सिविल इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं,
आपको ये सब्जेक्ट एक जनरल नॉलेज देगा किसी भी डिवाइस के बारे में कि ये चलती है तो कैसे चलती है, अगर ये चलती है तो डीसी सप्लाई पे, तो डीसी सप्लाई को क्यों बोलते हैं, ये सारी बातें आपको पता चलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, दूसरा देखिए, डीसी के बाद आपका फेवरेट आ गया। फेवरेट क्या है? सेकेंड टॉपिक, एसी सर्किट, सिंगल फेज एसी। जनरली हाउस होल्ड में आप क्या यूज करते हैं? सारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेस्ड ऑन सिंगल फेज एसी। इसका मतलब एप्लायंसेस को यूज करना बड़ी बात नहीं होती है, उसके बारे में जानना बड़ी बात होती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आप वो सारी बातें भी समझेंगे। एसी क्या होती है, अगर ये जाती है तो कैसे ये इफेक्ट डालती है, कैसे इसको एनर्जी में चेंज होता है तो कितना चेंज होता है, कितना इफेक्टिव एनर्जी होता है, ये सारी बातें आप देखने वाले हैं। और तीसरा देखिए, अब आप क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले हमने बात किया मोबाइल, लैपटॉप, इस सब के बारे में, पर्सनल एप्लायंसेस, उसके बाद होम के बारे में आ गए। और तीसरा देखिए, थोड़ा और बड़ा सोचते हैं, किसके बारे में? इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडस्ट्री में जनरली जो इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल यूज होता है वो 3 फेज में होता है। और जनरली आप सब लोग ऐसी कभी भी लाइफ में कभी भी नहीं हुआ होगा कि आप इससे बचे हो। किससे? 3 फेज के एप्लीकेशन से। तो एप्लीकेशन तो बड़ा इजी होता है ऑपरेट करने में, लेकिन उससे भी ज्यादा कभी कभी इंपॉर्टेंस हो जाता है ये काम कैसे करता है, उसको जानना। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक बार आपके मन में कोई प्रश्न उठ गया और आप उसको जान लेते हैं तो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। तो अब आप देखिए, अगर इस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो आपको क्या बढ़ रहा है? सबसे बड़ी बात, आपका तो एग्जाम प्रिपेयर हो ही रहा है और आपके रूटीन में जो भी एप्लायंसेस हैं ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बारे में भी आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर अब कोई उसके बारे में बात करेगा तो आप वहां पे चुप नहीं रहेंगे, आप अपना भी आइडिया क्या करेंगे, वहां पे रख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। चौथा टॉपिक देखिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर सिंगल फेज भी होता है, 3 फेज भी होता है। यहां पे देखिए उन्होंने मेंशन किया केवल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। अगर आप सिंगल फेज एसी यूज कर रहे हैं, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कुछ डिवाइस चाहिए, कोई एप्लायंसेस चाहिए, तो उसके लिए बस एक छोटा सा उन्होंने मेंशन किया है, किसके बारे में? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और आप अपने लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ट्रांसफार्मर ना देखे हो, और जब आप देखते हैं कोई चीज तो आपके मन में फिर से हम यही बोलेंगे क्या कि आपके मन में होता है, अगर ये ट्रांसफार्मर है तो काम कैसे करता है, क्यों लगाया गया है, इसलिए यहां पे ऐसे जो क्रिएटिविटी की गई है तो उसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो ये सारी बातें जो आपके मन में आज तक प्रश्न या क्वेश्चन बन के रह गए हैं, वो सारा सब कुछ इस लेक्चर के दौरान आप समझ जाएंगे। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं क्या, ये जितने टॉपिक आपके एग्जाम में मेंशन किए गए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम फोकस क्यों ना करें। और जैसे बेटे बस जितना आपने फोकस अदर सब्जेक्ट में किया है, अगर उसका 10% टाइम भी फोकस यहां पे करते हैं तो आपका ये सब्जेक्ट 100% क्लियर होगा और एग्जाम में आप इसके लगभग सभी क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं, फिर और बातें देखते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रीवियस ईयर में देखिए, जनरली यहां पे आप देख रहे हैं इसके पास कितने टॉपिक है? 4 टॉपिक है। ये क्या है? डीसी सर्किट, सिंगल फेज एसी, 3 फेज और 1 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। 2017 की बात करते हैं तो आप देखिए 2017 में अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो देखिए डीसी सर्किट से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। अगेन 2018 में भी कितने क्वेश्चन पूछे? 2। लेकिन जैसे ही 19 आया तो उनका विचार बदल गया कि बहुत हो चुका 2, अब पूछते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 3। तो उन्होंने क्या पूछा? 2019 में कितने क्वेश्चन पूछे? 3 क्वेश्चन पूछे। सिमिलरली सिंगल फेज की बात करें, शुरू से ही एग्जामिनर अपना माइंड सेट कर लिया था क्या सिंगल फेज एसी है, बच्चों को समझने में कठिनता होती है, इसलिए बार बार कितना क्वेश्चन पूछ रहा था? 3 फेज।
3 क्वेश्चन पूछ रहा था। 18 में भी 3 क्वेश्चन और 17 में भी 3 क्वेश्चन, लेकिन बाद में उसे पता चला कि अरे ये कठिन नहीं है, ये तो डीसी के ही इक्विवेलेंट है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। तो उसने क्या किया, 19 में ओनली 2 क्वेश्चन उसने पूछा। ठीक है, इसी तरीके से 3 फेज में देखें, दो सिंगल फेज एसी का जो पैटर्न है, सेम पैटर्न इज फॉलोड इन 3 फेज एसी। ठीक है, तो लास्ट में देखिए क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अगेन उन्होंने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है, जो डीसी सर्किट का पैटर्न है, सेम पैटर्न फॉलो किए हुए हैं। अब आपके मन में बात उठ रही है, सर आपने तो प्रीवियस ईयर की एनालिसिस कर दी, लेकिन हमें जानना है क्या नेक्स्ट ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जो हो चुका है बेटे उसमें आप बहुत कम टाइम एक्सपेंस करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ जो होने वाला है आपका इंटरेस्ट उसमें ज्यादा आता है उसको जानने के लिए। तो बेटे आप चिंता मत करिए, वो भी देख लेते हैं। देखिए अपकमिंग एग्जाम में हमने क्या लिखा है, डो एंड डो। इसका मतलब ये है बेटे जितने भी टॉपिक मेंशन है सब इक्वली वेटेड है। आपको ऐसा नहीं है कि डीसी सर्किट कम वेटेज है और एसी सर्किट ज्यादा वेटेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस 3 साल के एनालिसिस से हमें यह पता चल गया क्या, ऑल टॉपिक्स आर इक्वली वेटेड। इसका मतलब हमें सबको प्रायोरिटी लिस्ट में ही रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा देखिए फ्लो कैसा ही होगी आपकी स्टडी की। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डीसी सर्किट। यहां पर हम बहुत सारी छोटी छोटी बातें जानेंगे और उसको सर्किट में इंप्लीमेंट करेंगे। और जैसे आप डीसी सर्किट सीखते हैं और जो सिंगल फेज एसी है वो भी उसी से ही रिलेटेड है, तो आप क्या काम करेंगे, जो आपने डीसी सर्किट में सीखा है तो वही उससे ही इंटर रिलेटेड चीज आप कहां पे सीखेंगे, सिंगल फेज एसी। बस इसमें क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है उनका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होगा, और जहां पे यहां पे करंट का नेचर थोड़ा क्या था, मान लेते अगर कांस्टेंट जैसा था तो सिंगल फेज एसी में क्या होगा, थोड़ा वेरिएबल करंट और वोल्टेज होंगे। तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, करंट और वोल्टेज तो ही होंगे। यहां पे हो सकता है सिंपल अलजेब्रा यूज कर रहे हो, यहां पे वेक्टर रिलेटेड अलजेब्रा जिसका नाम होता है फेजर अलजेब्रा, वो यूज कर रहे होंगे। बस क्या है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स में ही चेंज होगा, बाकी तो सारे कॉन्सेप्ट वही तो रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक देखिए जो है आपका 3 फेज एसी। आप एक बार अगर सिंगल फेज एसी सीख लिए हैं तो क्या होगा, 3 फेज एसी अगर हम एसी एक बार बोल रहे हैं तो जो सिंगल फेज एसी का नेचर होता था वही तो 3 फेज एसी का भी नेचर होगा। इंस्टेड क्या हो रहा है, जहां पे एक लाइन होती थी, एक लाइन की बजाय अब कितने लाइन आप पढ़ेंगे, 3 लाइंस को पढ़ेंगे। बस इतना ही डिफरेंस आएगा। बल्कि आप ये बोलेंगे कंपेयर टू सिंगल फेज एसी, जो आपका आने वाला है 3 फेज एसी उससे भी सिंपल होने वाला है, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है बेटा आपके लिए क्या किया है, बिल्कुल अच्छे से सोचा है कि हमारे सिविल इंजीनियर के जितने भी स्टूडेंट हो उनको कहीं तकलीफ ना हो इलेक्ट्रिकल को पढ़ने में। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब भी क्वेश्चन भी डिजाइन करते हैं बेटा वो इतने क्यूट क्वेश्चन डिजाइन करते हैं जितने की आप क्यूट हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लास्ट में देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, अगेन अ वेरी क्यूट टॉपिक, जो आप देखते ही बेटे इसमें क्या है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल बेस ये टॉपिक है। डायरेक्ट बेटा आप क्या करेंगे, यहां पे बहुत ज्यादा डेरिवेशन, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में इंक्लूड किए ही नहीं गए हैं। जब नहीं किए गए हैं तो बेटे क्या, कॉन्सेप्ट सीखने हैं और रिलेटेड फॉर्मूला सीखना है, और जो आपके एग्जाम में अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं बस उसी फॉर्मूले में आप रखते जाएंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। और आपको क्या करना है, माउस उठा के बस उसके ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बाद बेटे आपके मन में यह आता होगा, सर अगर उन्होंने सिलेबस मेंशन किया हुआ है तो प्लीज हमें ये तो बता दीजिए क्या इसमें कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते होंगे और कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते होंगे। क्यों, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको थियरी अच्छा लगता है
और कुछ हमारे होनहार बच्चे होते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है? न्यूमेरिकल अच्छा लगता है। बेटे आप चिंता मत करिए, हर एक पॉइंट जो आपके मन में आ रहा है वो सब लेने वाले हैं, थोड़ा भी मत डरिए इस सब्जेक्ट से। थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। देखिए, अगर बेटे देखिए यहां पे जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, केवल 3 साल एग्जाम हुए हैं, लास्ट 3 इयर्स के जो हमारे पास एनालिसिस है वो देखें। 2017, 18 और 19 में जो थियोरेटिकल क्वेश्चन पहली बार आया था, तो एग्जामिनर भी हमें लगता है बेटा आपका पूरा ध्यान रखा था किनका, कि ये हमारे बच्चे सिविल के हैं तो इनको ज्यादातर थियोरेटिकल क्वेश्चन दिए जाएं, क्योंकि अभी इनकी ग्रिप बनी नहीं होगी, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन देंगे तो एनी हाउ वो लर्न कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी होती है, लेकिन होगी नहीं भविष्य में, आप इसका भरोसा रखिए। तो उसने क्या किया, 2017 में 8 क्वेश्चंस थियोरेटिकल पूछे, जबकि 2 क्वेश्चन क्या, न्यूमेरिकल। और जैसे ये पेपर बेटा आया और जब हमारे सिविल के बच्चे एग्जाम में जाते हैं तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और बहुत बच्चे इसके बेसिस पर भी सेलेक्ट हुए, ठीक है। लेकिन जब देखा एग्जामिनर बेटे नेक्स्ट ईयर, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस लग रहा है उसको समझ में आ गया कि हमने जैसा क्वेश्चन पेपर इस बार डिजाइन किया है, ये हमारे बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा सरल हो गया रहा है, बट हमारे बच्चों का जो स्टैंडर्ड है इससे भी ज्यादा है। तो उसने क्या किया, कोई पार्शियलिटी नहीं की, कहां, किसके किसके बीच, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल के बीच। तो उसने क्या किया, विदाउट एनी पार्शियलिटी 5 क्वेश्चन, 5 थ्योरेटिकल और 5 न्यूमेरिकल, इक्वल वेटेज दिया दोनों को। अब बेटे क्या हुआ, थोड़ा सा जैसे न्यूमेरिकल का पार्ट बढ़ा तो लोगों को बेटा क्या होने लगा, पेपर थोड़ा टफ लगने लगा। लेकिन बेटा एक बात ये ध्यान रखिए, जब चीजें आप सीखे होते हैं तो आपको कभी ये टफ नहीं लगेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिन बच्चे को स्विमिंग नहीं आती है, अगर उनको किसी रिवर में जंप कराया जाए तो उनको मोस्ट डिफिकल्ट टास्क लगेगा। लेकिन जो बच्चे हमारे स्विमिंग करना जानते हैं, उनको तो बोलना भी नहीं पड़ता है और रिवर में जंप कर जाते हैं, क्योंकि वो स्विमिंग जानते हैं। बस बेटे हर जगह यही लॉजिक अप्लाई होती है। लाइफ में जो भी आपको आता है वो सरल लगता है, और जो नहीं आता है वही डिफिकल्ट लगता है। और ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ सीख नहीं सकते, आप सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा उसके साथ क्या देना पड़ेगा, अपना टाइम। और कैसा टाइम, डेडिकेटेड टाइम। आपका डेडिकेशन के साथ जो टाइम आप अप्लाई करते हैं वही यूजफुल होता है, ठीक है। तो यहां पे हमने बेटा देख लिए क्या कैसे बातें हो रही हैं 17, 18, 19 में। तो 18 से आप देख रहे हैं क्या 50% कहां से क्वेश्चन आ रहा है, 50% न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और 50% क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो अगर हम अपकमिंग एग्जाम की बात करें बेटा जो आने वाला है, तो उसमें भी यही गेस कर सकते हैं कि 50% क्या होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड, और 50% क्या होंगे बेटे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। तो ठीक है, हमें लगता है यहां पे सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है और आप इसको ध्यान से रखेंगे अपने माइंड में, और इसके अनुसार ही आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम सब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या था और इस वर्ष जो अपकमिंग पेपर है उसमें कट ऑफ कितना जा सकता है, इसकी एनालिसिस हम सब कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए जो 2019 में आप देख रहे हैं जो नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई थी वो कितनी है, 1145 वैकेंसी में, जिसमें से लगभग 17 वैकेंसी क्लास 1 ऑफिसर की थी, रिमेनिंग क्लास 2 की थी। और ये होने के बावजूद जो कट ऑफ था वो एग्जैक्टली 27 मार्क्स था आउट ऑफ 100। वो जो 27 मार्क्स मींस, अब थोड़ा देखिए नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है 2020 का, उसमें जो वैकेंसी हुई है वो घटकर कितनी हो गई है, 217। ये वैकेंसी हुई है 270 इन दिस ईयर। और सबसे बड़ी बात है जो अभी हम कंपेयर कर रहे थे क्लास 1 क्लास 2, तो इस समय जो क्लास 1 की वैकेंसी है मोर देन 50% है। क्यों हम क्लास 1 क्लास 2 कंपेयर कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है
कि जो प्रीवियस ईयर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका सिलेक्शन क्लास 2 में हुआ है, अब वो प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 1 के लिए। इसका मतलब जो क्लास 1 के लिए कंपटीशन है या कंपटीटर्स हैं, वो क्वालिटी कंपटीटर्स हैं। तो क्वालिटी कंपटीटर्स है, इसका मतलब फिर से क्या करना है, अगेन आपको लिटिल बिट मोर हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आपको उनको भी कंपीट करना पड़ेगा अगर आप वहां पे अपनी एक सीट पक्का करना चाहता है। ठीक है, तो 217 से इसके रीजन से अगर हम इस बार कट ऑफ देखें, नियर अबाउट 50 मार्क्स के आसपास जा सकता है। कितने के पास, 50 मार्क्स। देखिए लगभग डबल का गेसिंग है कि पहले 27 था, इस बार नियर अबाउट 50 मार्क्स कट ऑफ जा सकता है। ये जरूरी नहीं एग्जैक्टली 50 जाए, हो सकता है थोड़ा 50 से कम हो सकता है 45, 41 ऐसा हो, और हो सकता है 50 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है 51, 55 इस तरीके से जा सकता है कट ऑफ। तो ये सारी बातें आप सब अपने माइंड में रखकर ही आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से अगर कंट्री की इकोनॉमी डाउन गई है तो फर्दर भी कितनी वैकेंसी आएंगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसको माइंड में रखकर ही आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है बेटे, हम बात कर रहे थे बेटे किसका, क्लोज बाउंड्री। जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं बेटे, तो आपको क्या करना है, दो चीज हमेशा अपने सामने रखना है। पहला उसका सिलेबस और दूसरा उसका प्रीवियस ईयर। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर के बाद बेटा आप 100% इसको डिसाइड कर लेंगे क्या, आपको इसी क्लोज बाउंड्री के अंदर स्टडी करना है जो सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, और वैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जैसे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो ये दोनों करने के बाद ही आप क्या करेंगे, स्टडी को स्टार्ट करेंगे, अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करेंगे। तो ठीक है, इसी क्लोज बाउंड्री के अंतर्गत आप देखिए नेक्स्ट क्या है, इसके फ्यूचर में स्टडी मटेरियल। बेटा 100% जैसा क्लास में ऑनलाइन लेक्चर में जो लिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट सेम टू सेम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ भी उससे हटकर प्रोवाइड बिल्कुल नहीं किया जाएगा। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं बेटे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं और रेस्पेक्टिव जो बुक होती है कोई और होता है, तो उस समय क्या करते हैं, जब आप रिवीजन करते हैं या जब आपके मन में कोई डाउट आता है तो क्या होता है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन विल बी क्रिएटेड। क्यों होता है, क्योंकि जो आपका ऑनलाइन टीचर है वो तो किसी और तरीके से पढ़ाया है और बुक में कुछ और मेंशन किया हुआ है, तो आपके मन में होता है कि सर का माने कि बुक का माने, तो आप केवल परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने लग जाते हैं। आप बेटा बिल्कुल परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, ये आप डिफाइन कर ले। किसी भी सोर्स को आप पहले बेटा स्टार्ट करने से पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर हमने कोई बुक लिया है बस उसी बुक को पढ़ेंगे अनटिल अनलेस वो फिनिश नहीं हो जाती। अगर हमने ये लेक्चर किया है तो उसी ही लेक्चर को करेंगे, जब तक वो लेक्चर खत्म नहीं हो जाता है तब तक किसी और का लेक्चर नहीं देखेंगे बेटे। क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं लॉट ऑफ डाउट आपके मन में क्रिएट होंगे। तो उससे बचने के लिए पहले आप कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस, फिर जितना भी रिसर्च करना हो आप करिए। तो बेटा हम आपको यह भी सजेस्ट करेंगे, रिसर्च करने से अच्छा ये है आप अपने और जो दूसरे सब्जेक्ट है आप उनको प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपको एग्जाम में सिलेक्शन पाना है, ना कि पीएचडी की डिग्री लेनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा देखिए स्टडी मटेरियल जो होगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं क्या होना चाहिए, कॉन्साइज एंड एग्जॉस्टिव होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए बेटा, इसके पास कुछ क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। तो जो बेटा आप इग्नाइट एकेडमी से जो भी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे बेटा, उसमें ये दोनों ही पॉइंट इंक्लूडेड होंगे, कॉन्साइज और एग्जॉस्टिव होगा, और उसके साथ साथ उसके पास क्वेश्चन बैंक भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज, और जो टेस्ट सीरीज के फीचर्स होंगे वो कैसे होंगे। जनरली बेटे क्या करते हैं, जो आप सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, कुछ हमारे बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन वीडियो तो बड़े शौक ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट सीरीज जब देने की बात आती है तो उनके पास कभी समय ही नहीं होता। क्यों समय नहीं होता,
क्योंकि अपने देश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गया, बिरला हो गया, उनके साथ उनकी मीटिंग जो होती है वो अरेंज होती है, वहां पे बड़ी बड़ी डील करते रहते हैं, इसलिए उनके लिए समय नहीं होता है क्या ये सब टेस्ट सीरीज को दे पाए। बेटे आप भी जानते हैं ये सब चीजों से आपको बचना है, पॉलिटिक्स नहीं करना है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट थोड़ा, हम बोल रहे हैं मत दिखाइए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आप दिखाइए, लेकिन कुछ समय के लिए अपने आप को रोकिए और ये जो सारे फीचर मेंशन्ड है बेटा इनका यूटिलाइज करिए अपने एग्जाम के अंदर। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया बेटा तो लाइफ भर तो वही करना है जो आप अभी कर रहे हैं बेटा। अगर अभी ये करेंगे तो बाद भर लाइफ भर केवल बेटा परिश्रम मतलब हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, बाकी आपके लिए कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचेगा। तो ये आप पर निर्भर करता है बेटे, आज ये इस वर्ष अधिक मेहनत करेंगे कि थ्रू आउट लाइफ आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज बेटा जो इसके फीचर्स हैं आप देखिए, टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज भी टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस भी टेस्ट होगा। तो आप टेस्ट सीरीज जैसे जैसे आप टॉपिक कवर करते हैं तो टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए और उसके बाद जो भी डाउट आ रहा है बेटा वो मार्क करिए और कंसर्न टीचर से जरूर पूछिए, जब तक आप पूछेंगे जब तक कि आपका सब डाउट क्लियर नहीं हो जाता। नेक्स्ट जब बेटा फुल सब्जेक्ट टेस्ट होगा तो बेटे आप यहां पे टारगेट करिए कि फुल सब्जेक्ट में मैक्सिमम डाउट जो हो जाए जो थे वो सब क्लियर हो चुके हों, किससे पहले, फुल सब्जेक्ट टेस्ट से पहले। अब केवल माइनर पॉइंट ही बचना चाहिए। आप इसी तरीके से बेटा अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब बेटे इतनी बात हो जाने के बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि सर इसमें क्वेश्चन जो आए हैं वो कैसे आए, उनका कॉन्सेप्ट कितने डेप्थ में है बेटे। इसीलिए हम केवल आपके लिए बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट्स करने हैं, तो क्वेश्चन का डेप्थ भी देख लेते हैं। देखिए बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है बेटा इसमें। पहला ही क्वेश्चन जो लिए है 2017 का बेटा क्वेश्चन है, ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कितना बड़ा, इसमें स्टेटमेंट इतना बड़ा है, तो हमारे बच्चे कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, है कि नहीं। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन, जो सुपरपोजिशन थ्योरम होता है वो किस पर बेस्ड होता है, कितना बड़ा क्वेश्चन है बेटे। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको बेटा 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। अब बेटा यहां पे देखिए जो सुपरपोजिशन थ्योरम होता है इसमें ऑप्शन देखिए, पहला क्या बोल रहे हैं, रेसिप्रोसिटी, दूसरा बोल रहे हैं लीनियरिटी, डुअलिटी, चौथा क्या है, नन। तो अब बेटे आपको कहीं भी कभी ना आपने अपने इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, कोई भी सिस्टम जब लीनियर होता है बेटा वो फॉलो करता है किसको, सुपरपोजिशन को। अगर कोई सिस्टम आपका क्या है, लीनियर है, तो लीनियर सिस्टम किसको फॉलो करता है बेटा, लीनियर सिस्टम किसको फॉलो करता है, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब अगर कोई भी सिस्टम सुपरपोजिशन को फॉलो करता है तो 100% लीनियर होगा। और सुपरपोजिशन होने के लिए भी देखिए 2 रूल है बेटे, यहां पे क्या क्या रूल है ये देखिए, एडिटिविटी और दूसरा होता है बेटा होमोजेनिटी। ये होमोजेनिटी, अगर कोई भी सिस्टम एडिटिविटी और होमोजेनिटी, एडिटिविटी का मतलब अगर इनपुट को ऐड कर रहे हैं तो आउटपुट भी उसी वे में ऐड हो जाना चाहिए, इसको बोलते हैं एडिटिविटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, अगर इनपुट को किसी भी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम मल्टीप्लायर से आउटपुट भी मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, इसी को बोलते हैं होमोजेनिटी। दोनों को मिला देते हैं सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन कहीं पे फॉलो हो रहा है तो वो सिस्टम कैसा होगा, लीनियर। आप खुद अब आंसर करके बताइए बेटा इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन 2, इट इज बेस्ड ऑन लीनियरिटी, क्योंकि सुपरपोजिशन एक टूल है लीनियरिटी को चेक करने के लिए। अब बेटे इसी तरीके से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा हुआ है। अगेन देखिए एक मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया, ये भी 2017 का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटे, मोस्ट डिफिकल्ट है। देखिए कितने सेकंड में आप सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, द इक्वेशन फॉर 25 साइकिल पर सेकेंड करेंट
साइन वेव हैविंग आरएमएस वैल्यू ऑफ 30 एम्पियर विल बी, मतलब उन्होंने क्या दिया है, कोई करंट है बेटा, उसका पर सेकंड कितने साइकिल है वो उन्होंने बता दिया। और उसके बाद क्या बताया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो आरएमएस वैल्यू है, उसकी करंट की आरएमएस वैल्यू है वो कितनी है। अगर ये दोनों पता चल जाए तो आपके जो आपका करंट जो होगा उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है। बेटा थोड़ा सा देखिए, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को बेटा कभी ऐसा लग रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पेन उठा के सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं सॉल्व करना है बेटे एग्जाम में। अभी तो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं करने, पढ़ेंगे डायरेक्ट टिक कर देंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, क्यों, अगर 25 साइकिल है तो हम ओमेगा इक्वल्स क्या जानते हैं बेटा, ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ। अब बेटा 2 पाई एफ की वैल्यू उन्होंने 25 दिया, तो क्या हो जाएगा 50 पाई। जिस ऑप्शन में 50 पाई होंगे वही ऑप्शन होगा। तो अब आप यहां पे देखिए बेटे क्या है, एक ही दो ऑप्शन क्या बेटे, एक ही ऑप्शन है जिसमें 50 है, तो कुछ ज्यादा करना नहीं है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, आपका आंसर टिक हो गया। अब पूरा सोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं बेटा। अब यहां पे क्या हुआ है, देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है आपकी आई इक्वल्स आई एम का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू साइन 2 पाई एफ टी। अब बेटा यहां मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन आपको दिया क्या गया है, आरएमएस वैल्यू। अगर आरएमएस वैल्यू उन्होंने दे दिया है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप थोड़ा यहां पे रिलेशन देख लीजिए, क्या हो जाएगा रिलेशन, यहां पे जो आई आर एम एस होता है वो होता है आपका आई एम बाई √2। मतलब अगर आपको पीक वैल्यू चाहिए तो आरएमएस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2। अच्छा √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलरेडी 30 है, इसका मतलब अगर यहां पे हम लिखें तो आई एम इक्वल्स आप लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू 30। और √2 की वैल्यू कितनी है बेटे, 1.4 इंटू 30 कितना हो जाएगा, कितना हो सकता है बेटे, 42 के आसपास। तो 42 के आसपास वाला ऑप्शन कितना है, 2 ही तो है, या तो ऑप्शन 3 है तो ऑप्शन 4। इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, I इक्वल 42.4 साइन 2 पाई, और F की जगह पे उन्होंने दिया है, F की जगह पे क्या दिया है उन्होंने, 25 साइकिल। तो आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 20F इंटू टी। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 42.4 साइन और 2 इंटू 25 50 पाई टी एम्पियर। ये आपके एक साइनोसॉइडल करंट आ गई है जिसका नाम है एसी करंट। और यही बेटा ये ऑप्शन देखिए कौन सा है, अब उससे पहले ही सॉल्व कर लिए, लेकिन यहां पे कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, ये ऑप्शन है आपका क्या, डी। ठीक है, ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास है, वो क्या है, अब यहां पे देखिए बेटा, ये भी सिंगल फेज का है। इन्होंने क्या लिखा है, फॉर अ सीरीज आरसी सर्किट वी आर इज, क्या बोल रहे हैं, वी आर क्या है, द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर एंड मेजर टू बी 8 वोल्ट। इसका मतलब कोई सीरीज आरसी सर्किट है, तो सीरीज आरसी सर्किट को बना लेते हैं, कैसे बनेगा, तो यहां पर एक रजिस्टर लीजिए और एक कैपेसिटर लीजिए, उसको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए और उसको एसी सोर्स, वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो एसी वोल्टेज हमने V से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं क्या, जो कैपेसिटर और रजिस्टर है, रजिस्टर के क्रॉस कितना है, ये R है आपका, ये है C, यहां पे कितना है 8 वोल्ट, और C के क्रॉस कितना उन्होंने बोल रहे हैं 6 वोल्ट। अब बेटे यहां पे ध्यान रखिए, जब आप एसी में वोल्टेज कैलकुलेशन करते हैं या केवीएल लगाते हैं बेटा, वो अलजेब्राइक वो जो आप लगाते थे वो सब फॉलो एसी में नहीं होते हैं।
यहां पे फॉलो जो होता है वो होता है बेटा फेजर डायग्राम। और फेजर बेटा नाम से मत घबराइए, आप वेक्टर सीखे हुए हैं तो वेक्टर जैसा ही एडिशन होता है किसका, फेजर का। अगर यहां पे हम ये इसको मान लेते हैं सोर्स वोल्टेज Vs है, तो हम Vs को लिख सकते हैं क्या, Vs इक्वल्स VR प्लस Vc। ऐसे ही तो लिखते थे किसमें, डीसी के अंदर ऐसे लिखते हैं। तो एसी के अंदर आपको क्या बना देना है, फेजर। फेजर का मतलब इसके ऊपर बार लगा देना है। तो आपको उन्होंने क्या पूछा है, सोर्स वोल्टेज कितना होगा, तो आपको उन्होंने दिया है क्या, Vs बार इक्वल्स VR की वैल्यू कितना है 8। बेटा यहां पे जानबूझ के बार लिख रहे हैं जिससे पता चलता रहे ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जैसी वैल्यू है, प्लस 6 बार। ठीक है, अब इनको अगर हमें ऐड करना है तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालना है, Vs इक्वल्स रूट इसका स्क्वायर। सेम वे कैसा, जब आप करते थे क्या, दो वेक्टर का एडिशन a प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या लिखते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहां पे क्या लिखेंगे, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। और 8 स्क्वायर कितना होता है, 64। आप तो मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छी आती है। तो 64, 6 का स्क्वायर 36, टोटल कितना हो गया 100, और 100 को रूट के बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। बेटा अभी तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जब आप इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन पढ़ते ही इस न्यूमेरिकल को भी आप विदाउट कुछ किए बस आपको रूट निकालना आना चाहिए, आप 100% सही आंसर ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा बेटा 2018 का क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा 19 का क्वेश्चन आ गया है। एक सर्किट दी हुई है बेटा, और सर्किट वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बेटे, हमेशा एग्जाम में क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन अपीयर होता है उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यही तो करेंगे हम। बिल्कुल बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करते, ये सब आपके साथ होता है लेकिन करेंगे बिल्कुल नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि बेटा ये डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करके नहीं गए होते। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ना तो तुक्का लगाएंगे। क्यों तुक्का नहीं लगाएंगे, गेस क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे ये रीजन है बेटे, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग्स भी है बेटे। इसका हमेशा ध्यान रखिए, जहां पर भी नेगेटिव मार्किंग्स है वहां पे आप गेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इस एग्जाम को जैसे इस क्वेश्चन को जैसे एग्जाम में अपीयर होता है बेटे, हमारे बहुत से साइंटिस्ट बच्चे नए नए मेथोडोलॉजी का क्या करते हैं, तुरंत ही इन्वेंशन कर देते हैं। तुरंत इन्वेंशन करके, और इन्वेंशन ऐसा करते हैं कि आप भी उनका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अल्टीमेटली वो एक आंसर टिक करके घर पे चले आते हैं, जिससे बेटा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रॉन्ग होने के चांसेस उनको होते हैं। और ये आपको नहीं करना बेटे, आप टू द पॉइंट प्रिपरेशन करनी है और टू द पॉइंट सॉल्यूशन करना है। अब जैसे ही ये क्वेश्चन दिखेगा, कुछ हमारे बच्चे क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। आप केवीएल लगा सकते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं आप केवीएल नहीं लगा सकते हैं, लगाएंगे बेटे। केवीएल में कितने इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन बनेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो केवीएल लगाते ही लगाते क्या करते हैं, मिस्टेक कमिट कर लेते हैं। अब बेटा जब जैसे ही थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, आंसर भी एक बहुत अच्छा सही के अलावा कुछ भी आ जाएगा, और उसी से आपको बचना है बेटे। जब प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ये केवीएल से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा और आप उसमें गलती कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में बेटे क्या, जब सिलेबस देख रहे थे अभी, तो वहां पे उन्होंने एक टॉपिक और मेंशन किया हुआ था, क्या, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब बेटे जैसे ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये क्वेश्चन जो अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो बिल्कुल सरल हो जाएगा। बेटा ये देखिए वोल्टेज सोर्स है और इससे क्या है, 4 ओम का रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्टेड है। इसी को हम क्या करेंगे, करंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे कर देते हैं। अगर हम इसको क्या करते हैं, करंट में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 3। तो आप क्या लगाएंगे, एक 3 एम्पियर का करंट सोर्स।
ये हो गया आपका 3 एम्पियर का करंट सोर्स। और करंट सोर्स जो होता है बेटे, उसके जो रेजिस्टेंस होता है ऑलवेज पैरेलल में आता है, शंटिंग में आता है। तो ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है वो इसके क्या आ जाएगा, पैरेलल में। हो गया। नेक्स्ट पूरी सर्किट एज इट इज बना दीजिए, पूरी सर्किट। ये आपका हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू थी बेटे 4 ओम। नेक्स्ट की वैल्यू है बेटे 8 ओम। नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं R3 जो उन्होंने लिखा है, बाय मिस्टेक R1 लिख दिए बेटे, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है 8 ओम। ये आपका R3 है 4/3, और जो आपका R4 जहां पे उन्होंने करंट पूछा ही है वो कितना है 6 ओम, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे, ये जो 4 ओम है और 8 ओम, इनको क्या है, कैसा लग रहा है, पैरेलल में लग रहा है बेटे, तो पैरेलल में है तो इनको कंबाइन कर लेंगे। और जैसे ही कंबाइन करेंगे तो देखिए यहां पे R डैश एक लिख लेते हैं, R डैश वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 8, 4 प्लस 8। हमने क्या यूज किया है, पैरेलल में रेजिस्टेंस का एडिशन। क्या होता है देख लेते हैं फार्मूला। अगर R1 और R2 दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आप क्या लिख सकते हैं, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये कर लेते हैं। अब यहां पे बेटे आप जानते हैं क्या हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 12। 32 डिवाइड बाई 12 थोड़ा सिंप्लीफाइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से जाएगा तो क्या आ जाएगा 8/3 ओम। ये टोटल कंबाइन हो गया, और कंबाइन होके कितना आ गया 8/3। अब 4/3 और 6 को ऐड कर लीजिए। 4/3 और 6 को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, यहां पे R डबल डैश, ये हो जाएगा आपका 4/3 प्लस 6, और यहां पे 3 6 जा 18 प्लस 4 22 डिवाइड बाई 3 R डबल डैश। अब बेटे क्या हो रहा है, जो R डबल डैश के थ्रू करंट फ्लो हो रही होगी वही R4 की रेजिस्टेंस होगी। क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि 4/3 और ये 6 क्या है सीरीज में, और सीरीज में करंट चेंज नहीं होती है। ये सब आप देखने वाले हैं बेटे, कहां पे, ड्यूरिंग द लेक्चर। तो यहां पे अब क्या करेंगे, डायरेक्ट करंट डिवाइडर लगा देते हैं। करंट डिवाइडर जैसे ही लगाएंगे आप तुरंत आपका आंसर बेटा आ जाएगा। तो करंट डिवाइडर यहां पे आप लगा देंगे, तो इसको हम यहां से करंट डिवाइडर ले लेते हैं। देखिए करंट डिवाइडर, जो करंट वहां फ्लो होगी आप क्या लिख सकते हैं, I इक्वल करंट डिवाइडर जब भी लगाते हैं बेटे, अगर यहां पे करंट निकालना है इस ब्रांच के थ्रू तो अपोजिट रेजिस्टेंस लेते हैं। अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 8/3, तो आप क्या लेंगे 8/3 समेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 8/3, और इस पूरे ब्रांच का, ये इस पूरे ब्रांच का, इस पूरे ब्रांच कहां पे लिखा हुआ है, यहां पे है, कितना है 22/3। अब जब इसको आप ऐड कर देंगे बेटे तो आपके पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए यहां पे 8/3 इंटू 3 क्या है करंट की वैल्यू, जो करंट फ्लो होगी यहां पे करंट सोर्स की वैल्यू, और इसको ऐड करेंगे बेटे आप क्या, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या 22 प्लस 8 कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 3। 3 से 3 ये डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो गया, 3 से 3 डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो गया। तो यहां पे हम क्या करते हैं, थोड़ा जगह खाली कर लेते हैं, देख यहां पे लिख लेते हैं, ये आपके पास जो उन्होंने पूछा है वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 30। 3 से कैंसिल हुआ और यहां पे हो गया 10, और ये आपका आ गया 0.8 एम्पियर। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है बेटे, यहां पे अभी आपको क्या हर स्टेप लिखने पड़ रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बेटे बहुत क्या होगा, जहां पर भी करंट पूछा है वहां पे आप डायरेक्ट भी, हम ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते थे,
लेकिन क्या होता है आपके साथ कुछ पॉइंट स्किप हो जाता जो आपको समझने में प्रॉब्लम होती, इसलिए स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो पूछ रहे हैं, जो 2019 में लेटेस्ट ही है, उन्होंने क्या पूछा है, देखिए 3 सिमिलर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन स्टार अक्रॉस 4 वोल्ट 400 वोल्ट 3 फेज लाइन, द लाइन करंट इज 5 एम्पियर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर। अब ये कौन सा कनेक्शन है, इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले कनेक्शन को पहचानना है, कितना है, क्या है, ये स्टार कनेक्शन है। तो स्टार कनेक्शन आपको ध्यान होना चाहिए, जब भी स्टार कनेक्शन की बात करते हैं तो ये होता है स्टार कनेक्शन हो गया, ये। अब उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, 3 फेज लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज उन्होंने क्या दिया हुआ है, 400 वोल्ट, जो आपका लाइन वोल्टेज। तो उन्होंने VL लाइन वोल्टेज को मेंशन किया हुआ है 400 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, लाइन करंट IL उन्होंने कितना लिखा है, 5 एम्पियर। और उसके बाद उन्होंने पूछा है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच, मतलब या तो यहां का रेजिस्टेंस, यहां का रेजिस्टेंस, या क्योंकि बैलेंस्ड है तो तीनों रेजिस्टेंस बराबर होंगे। तो अब देखिए जो रेजिस्टेंस आप निकालते हैं वो क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स होता है फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज को डिनोट करते हैं VPH डिवाइड बाय फेज करंट, ठीक है। क्योंकि ये कनेक्शन क्या है, स्टार, और उन्होंने देखिए क्या दिया आपको, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, आपको निकालना क्या पड़ेगा, फेज वोल्टेज और फेज करंट। तो हम ये रिलेशन जानते हैं क्या, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज किसके लिए, स्टार के लिए। तो क्या लिख सकते हैं, लाइन वोल्टेज इक्वल्स √3 इंटू VPH। तो यहां पे VPH के लिए अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, VL डिवाइड बाई √3, और VL कितना है, 400 डिवाइड बाई √3। ये आपको किसके लिए आ गया, VPH आ गया है। नेक्स्ट आप क्या काम करेंगे, फेज करंट निकाल लेंगे, किससे, लाइन करंट से। तो उसको निकालने के लिए आप देखिए क्या जानते हैं रिलेशन स्टार के लिए, जो लाइन करंट होता है वो इक्वल होता है फेज करंट के, और जब इक्वल होता है तो आपकी जो फेज करंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर हो जाएगी। अगर ये 5 एम्पियर आ गया, आपको फेज करंट पता चल गया और फेज वोल्टेज पता चल गया, तो ईच ब्रांच का रेजिस्टेंस R इक्वल्स आप लिख सकते हैं 400 डिवाइड बाई √3 इंटू 5। अब यहां पे देखिए, अगर इसको 400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 टाइम कैंसिलेशन करेंगे तो 8 जा अगर आपको यहां पे आ गया 8 जा, तो ये 80 आया, और 80 डिवाइड बाई √3, और √3 की वैल्यू कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट 1.7, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू घट के 80 से कम हो जाएगी, और 80 से कम हो जाएगी तो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन तो है ऐसा जो 80 से क्या है, कम है, और कौन सा ऑप्शन है वो, ए ऑप्शन। इसका मतलब ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 46.2 सही। अब बेटे आपको लग रहा होगा सर आप तो इतने सॉल्यूशन कर रहे हैं, बेटे एग्जाम में ये सर्किट आपको नहीं बनानी है, ये गिवन वैल्यूज नहीं लिखनी है, केवल आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक VPH IPH और उसके बाद केवल 2 फार्मूला, हार्डली आपको 30 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। 30 सेकेंड के अंदर आप एक राइट आंसर को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन बेटे आपने देखे 17, 18 और 19 के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपने ऐसा नहीं देखा जो कि 30 सेकेंड से ज्यादा सॉल्यूशन में लगा रहे हो। बशर्ते क्या होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। बेटे जब पहले से आप फार्मूला प्रिपेयर करके जाएंगे, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करके जाएंगे, एग्जाम में आप 100% टिक कर पाएंगे। तो जितना मेहनत आप अभी जितना टाइम लगाएंगे एग्जाम में, उतना ही टाइम आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन कुछ हमारे बच्चे कैसे होते हैं,
अभी उनके पास टाइम नहीं है बेटे, तो एग्जाम में भी उनके पास टाइम नहीं होगा। किसके लिए? क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। या तो उनके पास इतना टाइम होगा कि क्वेश्चन तो एक भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बस एग्जाम में बैठ के ऊब जाएंगे। तो बेटा आप ऐसा मत करिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्जाम का बेटा एग्जामिनेशन का टारगेट बनाते हैं तो इसका ये आपका फाइनल टारगेट केवल फॉर्म भरना नहीं होता है, प्रिपरेशन करके उस एग्जाम को निकालना होता है। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, क्या जितना एनर्जी वो अपने फॉर्म को फिलअप करने में लगाते हैं, सेम एनर्जी अगर कंटिन्यू रखें प्रिपरेशन के दौरान 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पे इन द एंड हम सब देखते हैं कैसे क्या करना चाहिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने रिसोर्स को डिसाइड कर लीजिए। रिसोर्स को डिसाइड करना मतलब क्या करना है, आपको कौन से ऑनलाइन लेक्चर यूज करने हैं, कौन सी बुक लेनी है और कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है। आप क्या करेंगे, एक दिन का पूरा समय निकालेंगे और पूरा समय निकालने के बाद इस पर आप अपना डिसीजन ले लेंगे। और एक बार डिसीजन आपने ले लिया कि ये ऑनलाइन कोचिंग हमें लगानी है, तो 100% बिना सोचे उसको लगाइए। एक बुक आपने फिक्स कर लिया तो आप उसी बुक को रेफर करेंगे। और आपने अगर कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपने अगर पक्का कर लिया है तो आप उसी टेस्ट सीरीज को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। अननेसेसरली रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अननेसेसरली रिसोर्स कलेक्ट करना मींस क्रिएशन ऑफ डाउट। इससे आप बचेंगे। आप रिसोर्स को यूटिलाइज करना सीखिए इंस्टेड ऑफ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो आप नेक्स्ट जो आपका जो लेक्चर आने वाला है वो सबसे पहले होगा फंडामेंटल ऑफ चार्ज, और चार्ज के ऊपर से हम कंटिन्यू करेंगे डीसी सर्किट के बारे में। तो आज हम सब यहीं पे रुकते हैं। तो आपने इस सारी चीजों को अच्छे से समझा, ये हमें पूरा भरोसा है। तो आपके लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर बीइंग योर टाइम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।